नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर युवाओं की राय जानते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, शौक है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया रील्स को लेकर। गाने सुनना, मूवीज देखना, सीरियल्स देखना, ये एक ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का, उन्हें देखने का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ने लगा है कि युवा अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये एक शौक तक सीमित है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन गया है? इसे ही समझने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवाती हूँ और उसके बाद हम सवाल जवाब का इस सिलसिला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी युवाओं का बहुत स्वागत करते हुए इस खास कार्यक्रम में आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बताइए आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम पांडे है। मैं एक लाइफ स्किल कोच हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड मेंटल वेलबींग की चीज़ों को मैं सेमिनार के रूप में करता हूँ। उसके अलावा साहित्य मंडली एक साहित्यिक संस्था है जिसका संस्थापक हूँ। गाने लिखता हूँ यानी सॉन्ग राइटर हूँ। कभी कभी खो जाता हूँ कला की दुनिया में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युषा रेड्डी है और मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और पढ़ाने के अलावा लिखने का बहुत शौक है। और आज इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं जिसमें हम रील्स के बारे में जानने वाले हैं बेशक, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पर बात करने में बहुत मज़ा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विनायक तोमर है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। प्रणाम, मेरा नाम शर्वा अर्चना तिवारी है। मैं वकालत की छात्रा हूँ और शौकिया लेखक। नमस्कार, मेरा नाम जॉय वाधवानी है। मैं पेशे से एक डांस और थिएटर डायरेक्टर हूँ। साथ में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एक मैं संस्था चलाता हूँ जिसका नाम नटराजन संस्थान है। नमस्कार, मेरा नाम इशिता पांडे है। मैं मनोविज्ञान की छात्रा हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयं सेवक हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। हमारे पास कानून से जुड़े हुए छात्र भी हैं, सामाजिक रूप से जो संस्थाएं चला रहे हैं वो छात्र भी मौजूद हैं। तो समझने का प्रयास इसे लेकर होगा कि आखिर ये ट्रेंड है किस तरह का। श्रीराम, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं। हम देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, हाल ही में मैंने मध्य प्रदेश का एक वीडियो देखा था। एक पिता जो कि अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर उसे नदी में धकेलने का प्रयास कर रहा था क्योंकि उसे सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना था। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या ये केवल एक शौक तक सीमित है या वाकई में एक मानसिक रूप से ये इतना ज्यादा लोगों पर हावी होने लगा है कि पॉपुलर होने के चक्कर में कुछ भी। मानसिक रूप से आपने शब्द का इस्तेमाल किया। मनोविज्ञान की एक बहुत कमाल की थ्योरी है, एडवर्ड बंड्यूरा एक कहे जाते हैं, जो एजुकेशनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एक बहुत कमाल की चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। उनकी थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत कमाल की चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उससे सीख लेते हैं, उससे रिटेन करते हैं। उन्होंने बताया कि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उस पर अटेंशन देते हैं, देन रिटेंशन करते हैं, और रिटेंशन करने के पश्चात उसमें जो चीज़ें हमारे अंदर शामिल होती हैं हम वही करते रह जाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया के इस ज़माने में हुआ यूँ है कि हमारे बीच ऐसे लोग आ चुके हैं, जैसे लॉर्ड पुनीत करते क्या है, गलीच हरकतें करते हैं। गलीच हरकतें करने वाले लोग को हमने लॉर्ड बना दिया। लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल समझ रहे हैं किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? एक ऐसी घटिया चीज़ के लिए। आप सुनिए ध्यान से, घटिया चीज़। निश्चित रूप से वो घटिया क्यों है? क्योंकि उनकी हरकतें समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और नए बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं? जैसे मैंने एल्बर्ट बंड्यूरा की बात की कि सोशल लर्निंग करते हैं बच्चे जो होते हैं, नए आने वाले, वही सीखते हैं कि हमारा समाज किसको अप्रिशिएट कर रहा है, किसको दंडित कर रहा है। और दंडित करने वाले विकसित मानसिकता वाले लोगों को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को धक्का देना ही ना। अप्रिशिएट कौन कर रहा है? वो भी तो हम और आप जैसे लोग ही कर रहे हैं ना। ऑडियंस, यस, ऑडियंस हम ही हैं। मैं हूं, आप हैं, या और भी जितने सोशल मीडिया पर लोग बैठे हुए हैं जो फॉलो करते हैं चीजों को, वही है। हम देखते हैं, लाइक करते हैं, उसे शेयर करते हैं। इसका मतलब ये कि आप अगर सोशल मीडिया पर चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, तो आपके फिर अकाउंट पर वही चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगती हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी, हमारा भी हाथ है ना। डेफिनेटली देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑडियंस, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। टायर 1 और टायर 2 जो हैं वो बहुत समझदार ऑडियंस है। टायर 1 जो एलीट क्लास समझदार लोग, टायर 2 जो समझदार लोग लेकिन एलीट क्लास नहीं है, टायर 3 मिडिल क्लास समझदार और कम समझदार लोग।
जो रील्स देखते हैं उन पर वैसे ही रिएक्ट करते हैं जिस पे इमोशनल भावनाएं होती हैं। अगर उन्होंने देखा किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो उस प्रताड़ित करने वाले को गाली देते हैं ऑन सोशल मीडिया, और ऐसी गालियां देते हैं जिनका इस्तेमाल करना उचित नहीं है। टायर 3 ऑडियंस, अंधभक्त, वैसे लोग जो किसी न किसी चीज के बारे में कुछ जानते नहीं है, ना किसी चीज के बारे में पढ़ा है, ना किसी ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिस पर वो अपनी राय दे सकते हैं। वो राय चंद होते हैं, वो ज्ञान चंद होते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, वो कुछ भी सुनते हैं। वो वही लोग होते हैं जो एलविश यादव के सामने गाड़ी के सामने 1 लाख की भीड़ जुटा के खड़े होते हैं, या वो वही लोग होते हैं जो UK7 जैसे राइडर जो एक नॉर्मल सा बनता है, उसके सामने बहुत सारी भीड़ जुटा खड़े होते हैं और चिल्लाते रहते हैं एलविश आर्मी, एलविश आर्मी। एलविश आई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अति किसी भी चीज की बुरी होती है, ये बात स्टार्टिंग में ही कही, और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है हम वो देख भी रहे हैं। अगर हमारे लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सुविधाएं लेकर आ रहा है, हमें बहुत सारी चीजें सपोर्ट में मिल रही है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप इससे लेकर? बिल्कुल, मैं श्रीराम से सहमत हूँ। साइकोलॉजिकल इलनेस एक टर्म है, ये बहुत बढ़ रहा है युवाओं में। साइकोलॉजिकल इलनेस का मतलब जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, रील्स बनाते हैं, और रील्स बनाने के बाद उनका ध्यान है कितने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, कितने ज़्यादा लाइक्स उनको मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हम जो कंटेंट देख रहे हैं वही चीज़ लोग बना रहे हैं। अच्छा कंटेंट हम देखेंगे तो अच्छा कंटेंट बनेगा। हम गलत कंटेंट को जैसे सपोर्ट करें तो साफ बात है इंसान गलत रील्स बनाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको पॉपुलर होना है। तो कहीं ना कहीं समाज यहाँ जिम्मेदार है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पीछे भी। पॉपुलर होने का यही एक तरीका है क्या? मैं कहीं पढ़ रही थी, एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी युवा सोशल मीडिया पर अपने 24 आवर्स का 7 आवर्स स्पेंड करता है। 7 घंटे हर रोज हम केवल सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। तो क्या पॉपुलर होने का केवल एक यही तरीका है? देखिए, पॉपुलर होने का केवल एक तरीका नहीं है। पहले तो मैं मीडिया वाले साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे उन्होंने इस चर्चा को आयोजित किया। दूसरा ये कि ये 2 पहलू हैं इसके। पहला तो ये है दिखाने का, जो इंसान के अंदर एक लगातार वो बोलते हैं ना इच्छा सी रहती है कि अपना कुछ सब कुछ दिखा दें और ये भी देखें कि कितने लोगों ने देखा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा ये हो जाता है कि जो खाली समय होता है, आप 7 घंटे बोल रही हैं। मैं अपनी माता जी का जिक्र करता हूँ, वो घर में खाली बैठी होती है, वो आराम कर रही होती हैं, तो उनका आराम होता है रील्स ऊपर नीचे करना। मतलब ये ट्रेंड आ गया। बहुत ही मनोवैज्ञानिक तौर पे इस चीज़ का हल निकालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारा जो देश है युवाओं का देश है, और युवा जो हैं मैक्सिमम समय, जैसा कि आपने 7 घंटे बताया, कई लोग तो क्या होते हैं कि मतलब ड्यू टू कोविड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि पूरे घंटे ही उसी में पड़े हुए हैं। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल इलनेस तो है ही, और ये पॉपुलर होने का एकमात्र तरीका तो नहीं है। अपने काम से भी हुआ जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ऐसा कुछ काम कर जाओ कि मतलब पॉपुलर हो जाओ, लेकिन यही तरीका नहीं है कि अपने बच्चे को नदी में फेंक के पॉपुलर हुआ जाए। लेकिन हम सोशल मीडिया को अगर देखें, इंस्टाग्राम पर हम सभी हैं, मे बी आप भी चलाते होंगे। आपकी अगर आप मम्मी का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो देखिए हमारे आसपास ही ये चीजें हैं। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं। आप अपनी फैमिली का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे घर में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉपुलर होने का एक तरीका ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दूसरे युवाओं को देखते हैं, अरे उसके पोस्ट पर इतने लाइक आ गए हैं, वो देखो कितना एकदम फेमस हो गया, अचानक से उसकी एक रील वायरल हो गई है। तो फिर हमारे दिमाग में भी वो चीज आ जाती है कि यार जब वो कर सकता है तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यही तो जो दौड़ है ना, मतलब ये जो होड़ है, फालतू की जो होड़ है, मतलब वो कर रहा है तो फिर अपन क्यों करें? हाँ। अपन भी कर सकते हैं, तो अपन भी करें। बोलते हैं इसे, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। और अब क्या कहेंगी सरवा इससे लेके? देखिए, मैं अभी वर्तमान में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो हमें मिल रहे हैं, और सुनने में शायद शॉक लगता है कि अरे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। जी, माने मैं सिर्फ जो वास्तविक संपर्क है वो उसका अनुभव ज़्यादा करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरा परिचय नहीं है लोगों से। ये जो कहा जाता है कि सोशल मीडिया ही है एक प्लेटफॉर्म है जिसने लोगों को लोगों से जोड़ा है, तो आज भी आप गाँव में चले जाइए या पुराने क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर लोग वास्तविक रूप में और ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उनको उनकी चिंताएं, उनके चिंताओं के विषय, उनके एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द है वो अतिरिक्त है, वो वास्तविक है। और हम जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी चिंताएं जताते हैं, वो सिर्फ टेम्पररी होती है, और मात्र मानसिक विकृति नहीं है ये। मैं ऐसा मानती हूँ, सिर्फ मानसिक विकृति नहीं कहा जा सकता इसे। ये और बहुत सारे पहलू अपने भीतर ढाके हुए हैं, जिसे धीरे धीरे परत दर परत हम खोल सकते हैं। जैसे कि
आप देख सकते हैं कि एक आकांक्षा होती है व्यक्ति की, प्रशंसा की। व्यक्ति चाहता है कि हर कोई उसे अप्रिशिएट करे, लेकिन किस लिए, कारण क्या है, अप्रिसिएशन चाहिए क्यों? पहली चीज़ तो हमने दूसरों के वैलिडेशन को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दी हुई है कि हमें सेल्फ वैलिडेशन नहीं आता, और हमें उन लोगों से क्यों वैलिडेशन चाहिए, उनसे क्यों अप्रिशिएशन चाहिए जिन्हें हम जानते तक नहीं, जिनके जीवन में वास्तविक ओपिनियंस नहीं है, जो उस तरह से गंभीर विषयों का वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। हम समझते हैं कि ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये गंभीर विषय हैं, और वास्तविक में दुनिया बहुत व्यापक है। हमारी भारत बहुत क्या कह सकते हैं, बड़ी कंट्री है, एक तरह से बड़ी ही प्रसिद्ध कंट्री है, और उसमें कई सारे मसले चल रहे हैं। आप देखिए हर दूसरे क्षेत्र से कोई गंभीर न्यूज़ आती है, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वहाँ पर जो गंभीर विषय दिखाई जाते हैं और जो वास्तविक गंभीर विषय हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, केसेस हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे लोग डिफेंस में आ जाते हैं और अक्यूज को 4 बातें कह दी जाती हैं। हम वास्तविकता नहीं जानते और हम खुद को एक जज मान के कि यही हमारी कुर्सी है और हम जज हैं, और बस हम 4 बातें कर देते हैं। और बिना जानकारी के, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें जानकारी नहीं होती मसले की कि वास्तविक घटना हुई कहाँ है, कौन अक्यूज है, कौन गलत है, कौन सही है, इसका कोई अनुमान भी नहीं होता। दूसरी चीज़, जब मैं सोशल मीडिया पे थी कुछ 2 वर्षों पहले आज से, तब ज़रूर एक चीज़ का मुझे एक समय इस चीज़ की बहुत चिंता हुई थी कि कलाओं का जो हमने वो बना दिया है, हमारे लिए कलाएं क्या हैं। और अब जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह के लोग हम देखने को मिलते हैं जो खुद को कलाकार कहते हैं, सो कॉल्ड, तो बस है फ़ोन रख लिया, नाच रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी, कहीं पर भी खड़े हुए हैं, नाच रहे हैं, कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं। हम मर्यादा भूल चुके हैं, सिद्धांत भूल चुके हैं, परंपराएं तो बात ही नहीं की जा सकती फिर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसे समझेंगे हम, इसमें कानून की भी बात होगी, लेकिन इसमें बात हम फैमिली की भी करेंगे, क्योंकि बहुत हद तक फैमिलीज भी इसे लेकर जिम्मेदार है। कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिन्हें फॉलो नहीं किया जाता। परिवार देखता ही नहीं है कि उनका बच्चा सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, आप क्या देख रहे हो। आजकल तो हम छोटे से छोटे बच्चे को देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा 3 से 4 साल का, जो शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा, जिसे बोलना तक नहीं आता, लेकिन उसे ये पता है कि उसे रील्स में क्या बोलना है, क्या डायलॉग उसे मारना है, या उसके सामने किसी लड़की को खड़ा कर दिया तो आपको उसको कैसे इंप्रेस करना, ये क्या है। फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप फैमिली के इतर ये सारी चीजें कर रहे हो तो उतना ही रोल उनका भी है। 12 साल से मैं बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूँ, तो मैं बच्चों में जो ऑब्जर्व करता हूँ, डिफरेंट स्कूल्स में हम जाते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, वहाँ थिएटर की, डांस की, तो आज बच्चा सबसे पहले हमसे एक क्वेश्चन करता है, हाउ मेनी फॉलोवर्स यू हैव। राइट। सो वो हमारे फॉलोवर्स किस वजह से जानना चाहता है, वो हमको सोशल मीडिया के थ्रू जज करना चाहता है कि एग्जैक्टली ये क्या करते हैं। हाँ। अब इसमें बात यह आ जाती है कि बच्चों को, जब जैसे रील्स की आपने बात की, या बच्चे आजकल, जैसे मैंने अभी बोला कि आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का एक एरा था जो था, आज जो बच्चा सीखना चाहता था, कलाकार बनना चाहता था, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। बेटा डांस क्यों सीखना चाहते हो? सर रील्स बनानी है। उसका एक, और ये डांस और ये सब जो टिकटॉक से पहले आई थिंक आया था, स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग पर्पज से इसको किया गया था। लोग एक जगह से मूव ना होते हुए डांस के स्टेप्स करते थे, ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट। आज वो ट्रेड में इतना आ चुका है कि आज जो रियल आर्टिस्ट हैं, जो डांस करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो आज एक फ्रेम में बंद होके पैक हो गए हैं, उनका बॉडी मूव नहीं करता है। कोविड में हमने देखा बच्चे घर बैठे थे, उनका बैलेंस, बॉडी का बैलेंस ये हो चुका था कि अभी हम लोग जब उनके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो बच्चा मूव नहीं कर पाता। आप बिलीव कीजिए, उससे नॉर्मल स्क्वाट नहीं होती है बच्चे से आज। जब हम उसे वार्म अप कराते हैं तो वो नीचे तक, और वो करना भी नहीं चाहता। अगर हम उसके साथ 10 मिनट्स का वार्म अप सेशन लें तो वो मना करता है, वो कर ही नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं रील्स ने लेजी बनाया है बच्चों को। एक जगह पर खड़े रह के वर्क करना, रील्स बनाना, आर्ट की डिफरेंट फील्ड करना, एक जगह पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के बिना आर्टिस्ट का परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं हो सकता। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए हम पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। मोबाइल कहाँ से आया? आपने उसे दिया है। बच्चा 3 साल का है, 4 साल का, खुद तो फ़ोन नहीं खरीदेगा, आपने उसे दिया है। कई बार बच्चे जिद करने लगते हैं, खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा जब तक आप मुझे फ़ोन नहीं देते। और कई बार पेरेंट्स खुद उन्हें बोलते हैं कि बेटा आपको फेमस होना है। 3 साल की, 4 साल की उम्र में जो बच्चा बाहर मैदान में खेलना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि क्या है हमारी फैमिली में, कौन कौन से मेंबर हैं, हमें किस तरह उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में, वो ये सीखते हैं कि भाई हम कैसे रील बनाएं, और पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। जी मैं आज ही इसी टॉपिक पर रिसर्च करके आ रही हूँ, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में गई थी और वहाँ के मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट का कहना था कि माता पिता बच्चों के साथ समय ही नहीं व्यतीत करते हैं। वो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, बच्चे उसमें रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं और माता पिता और बच्चों का कोई लगाव ही नहीं हो पाता है एक दूसरे से। माता पिता को तो फिर भी लगाव रहता है, पर बच्चे जब हर वक्त फ़ोन चलाते रहते हैं, उसमें रील्स शॉर्ट्स देखते रहते हैं, तो बच्चों का उनके माता पिता से लगाव नहीं हो पाता है, उनका अटेंशन कम होता है, उन्हें बहुत सारी मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि ADHD या फिर ऑटिज़म या फिर जो भी उनकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती हैं। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी होती है वो हम बचपन में फॉर्म करते हैं और फिर वही हम डेवलप करते रहते हैं। तो बच्चों की पर्सनैलिटी ही फॉर्म नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा जब माता पिता बच्चों के साथ खुद समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, उनका सारा जो लगाव आ रहा है उनका फ़ोन से आ रहा है। माता पिता बच्चों के साथ खेल नहीं रहे हैं, उनके साथ कुछ भी, उन्हें कहानियाँ तक नहीं सुना रहे। जब हम बच्चे थे तब मुझे याद है कि मेरे नाना जी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। ऐसा कुछ अभी के बच्चों के साथ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद और माता पिता के पास टाइम भी नहीं है। बच्चों को टैब फ़ोन पकड़ा दिया और बस उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होने की या मुक्त होने की कोशिश पेरेंट्स की ओर से की जाती है। अगर आप अपना मोबाइल या टैब अपने बच्चों को दे देते हैं, साइकोलॉजिकल इसे अगर समझने की कोशिश करें, मनोवैज्ञानिक खुद ये कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आप रील्स बना रहे हैं या सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है तो आपके अंदर परेशानियां बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम कई बार रील्स बनाते हैं या हम देखते हैं तो हम उनसे ही खुद का कंपैरिजन करने लगते हैं, यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं। पत्नियां अपने हस्बैंड से डिमांड करने लगती, देखो यार वो ऐसे करे, आप भी ऐसे करो। तो हमारे अंदर डिप्रेशन बढ़ने लगा है, एंजाइटी के जो मरीज हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो क्यों नहीं हम इसे रोकते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? ये तो बहुत साफ है, ADHD और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके कारण बताने लगेंगे तो बहुत ढेर हो जाएंगे। लेकिन मैं 2 बातों से शुरू करता हूँ। एक जॉय भाई की बात माफ़ी के साथ मैं कहता हूँ कि जब पूछते हैं बच्चे कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, तो शायद वो जानना चाहते हैं कि क्या आप इस नए ज़माने में पकड़ रख रहे हैं अपनी या नहीं। दूसरी बात, अगर माँ बाप उनको अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो वो भी ये जानना स्वीकार करना चाहते हैं कि नए बच्चे हो गए हैं, वो फ्रॉड के प्रति जागरूक हैं, वो उन सभी चीज़ों के प्रति जागरूक हैं जो इस ज़माने में हो रही हैं, जो इस नए ज़माने में हो रही हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है। हम सिर्फ नेगेटिव साइड्स को उठा करके ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया की नहीं, हम दोनों की बात करें। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। हाँ। तो इन्हीं पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं नई जगह जाता हूँ, मैं नई यूनिवर्सिटीज़ में जब मेरे सेमिनार्स होते हैं तो बच्चे जब उसके बाद मुझसे मिलते हैं, सर से पूछते हैं सर आपका सोशल मीडिया, तो वो देखते हैं मेरे करीब 23,000 फॉलोवर जो जेन्युइन लोग हैं, मतलब हमारे जैसे लोग हैं। ये सारे जो हैं, अगर मैं कहूँ ये मेरे दोस्त भी हैं और ये मेरे फॉलोवर भी हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। और वो सभी लोग जब आपकी टीम में शामिल होते हैं, जब आपकी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कितना कमाल का एक ऑरा क्रिएट होता है और पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ, प्रत्यूषा जी हमारे साथ एक सेमिनार और एक लाइव कर रही थी, लाइव करने वाली हैं, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव साइड्स भी है ना जो हमें देखने की बात है। बिल्कुल सरवा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप एक लॉ स्टूडेंट है, तो देखिए अगर हम सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं या साइबर अपराधों की बात करते हैं, उनको लेकर तो कानून है, लेकिन इन चीज़ों पर नज़र क्यों नहीं रखी जाती? कई बार जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो पुलिस की ओर से कहा जाता है कि हम निगरानी रख रहे हैं, हम सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार चेक करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कितने केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कानून क्या कहता है या किस तरह का कानून होना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगी? देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था ने हर चीज़ का निराकरण रखा है हमारे सामने, लेकिन पुलिस, आपने सुनी होगी एक बात कि पुलिस वारदात के बाद पहुंचती है, वारदात से पहले। ये तो फेमस डायलॉग है ना? तो वही वास्तविकता है। जब हम देखते हैं, हम किसी को, इतने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हम सबकी गतिविधियों पे नज़र नहीं गढ़ाए रख सकते। हाँ, ये ज़माना है जहाँ AI आ गया है, बहुत सारी जॉब्स ले ली जा चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर बहुत सारी निगरानियाँ रखी जा रही हैं लोगों पर
परंतु ऐसा नहीं है कि यही सब हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी न्याय प्रणाली में ऐसे कई सेक्शंस हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के अपराधों को कवर किया है। आईपीसी का सेक्शन है 153A और उसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो इस बात को मेंशन करते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ ऐसा कंटेंट प्रस्तुत कर रहे हैं या किसी को कुछ भी डिफेम कर रहे हैं, डिफामेशन कहा जाता है, तो उसके लिए भी आपके पास वो एक सख्त सज़ा उसकी है और वो सज़ा के काबिल अपराध है। लेकिन आप देखते होंगे इसके विपरीत एक और बात मैं ही कह देती हूँ कि ये तो कानून है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। अभी अगर आप हम में से किसी के भी जो भी यहाँ पर फेमस पर्सनैलिटी हों उनके ही सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। और नेगेटिव में जब आप जाएंगे तो ऐसी अपमानजनक बातें, ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग होता है जो मतलब हम कुछ जैसे मेरे जैसे लोग, अगर इस तरह का होता है तो उसे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नाम दिया जाता है कि राइट टू स्पीच है, हमें अधिकार, हम तो बोल सकते हैं। इस तरह की बातें होती देखिए, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आप बात कर रही हैं वो तो हम सभी को है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो तो, मगर कुछ मानवीय क्या उसे क्या कहेंगे कि एक मानवता होती है व्यक्ति के अंदर, एक मानवता का भाव होता है कि कहाँ किस स्थिति में क्या कहना उचित है। हम असल में ये कह सकते हैं कि हमें उचित और अनुचित के बीच का भेद नहीं पता, हम हर चीज़ को उचित मानते हैं। हम हमें ऐसा लगता है कि जो जितना भी है ये सब फैला रहा, इसमें हम वो जज हैं जो कुछ भी कह सकता है और जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए करने वाले कपड़े भी उतार रहे हैं। और ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। अब मुझे लगता है पहले लोगों को इशू होता था कि चेंजिंग रूम हो रहे हैं, वहाँ पर कैमरा है, अब ऐसी ज़रूरत नहीं है, अब तो रील के सामने उतर रहे हैं, खुलेआम उतर रहे हैं और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग बहुत ही मतलब आप देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, परिहास का विषय नहीं है। राइट, आप इसकी गंभीरता समझिए कि हम कुछ चीज़ें मर्यादा हैं, हमारी ये जो वस्त्र हम पहने हैं ये हमारी मर्यादा है जिसकी वजह से अभी हम बचे हुए हैं। मान लीजिए अगर यही हट जाए तो फिर क्या? नहीं, वो हट रहा है, उससे भी हम कह सकते हैं अभी फिर भी हम बचे हुए हैं, अभी हम फिर भी बचे हुए हैं कि हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अच्छा है कि हम, और आप जो एक पर्दा था सर्वा वो हट रहा है और उसे हम बहुत पसंद कर रहे हैं कि अरे हमारे वीडियो पे इतने लाइक आ गए हैं, देखो हमने तो ऐसा वीडियो बनाया तो फिर नेक्स्ट भी ऐसा ही बनेगा। वो एक ट्रेंड बन गया है। जो नग्नता है ये इसकी जो प्रशंसाएं हो रही है वो कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वही हमारा ही हम ही कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी कर रही है और उस कम्युनिटी में हम भी आते हैं। मैं आपसे प्रतीक्षा समझना चाहूंगी, अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो उसमें लड़कियां भी आती हैं, उसमें लड़के भी आते हैं। लड़के जिस तरह से वीडियोस लगातार बना रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या हो गया? अगर हम बात करें कहाँ जा रही हैं, क्या खा रही हैं, किसके साथ हैं, हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर उन्हें डालना है, खुद की प्राइवेसी के साथ और इसके साथ ही खुद की जान को क्यों दांव पर लगाना है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक सवाल पूछती हूँ लड़कियों से हमेशा, मैं कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हमें प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी के लिए हम जॉइंट फैमिलीज में रहना पसंद नहीं करते, प्राइवेसी के लिए हम हमारा एक अलग कमरा चाहते हैं। तो सोशल मीडिया पे अपने बारे में सारी बातें डाल के आप उस प्राइवेसी को तो हटा दे रहे हो, इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है? दूसरी बात, मैम से मैं सहमत हूँ, राइट टू स्पीच आपने भी कहा, हमारे पास राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट राइट टू ऑफेंड नहीं है। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कंपेयर करके, रील्स के कारण ये हो रहा है, हम रील्स बनाते हैं, फिर हमारा ध्यान है हमें कितने लाइक्स मिले, हमें कितने कमेंट्स मिले। लाइक्स कमेंट्स में प्रॉब्लम आने का असर ये है कि हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं और उससे, और इसका असर ये है जलन, जेलसी, जो हम दूसरों की रील्स पे निकाल रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, वो जो ट्रोलिंग होती है, वो सिंपल रीजन यही है कि लोग खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, लोग अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और हम ये दूसरों के साथ नहीं कह सकते, ये हमारे साथ भी होता है। अगर हमारे ही फ्रेंड्स के सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स है तो हमें लगेगा यार हमारे फॉलोअर्स नहीं है तो हम और ज्यादा वीडियोस, भले ही हम पॉजिटिव चीजें डालें लेकिन वो हम करते हैं, हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। विनायक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आजकल तो क्योंकि हम तो न्यूज मीडिया से जुड़े हैं, हम तो रोज देख रहे हैं, हथियार हाथ में लेकर वीडियो बनाना है, अलग ही भौकाल मचा रखा है। ये जो दुनिया बदली है 2015 के बाद, बड़ी ड्रास्टिकली बदली है। मतलब मुझे याद है 2005 में हम 50 MB डेटा के लिए मतलब एयरसेल वगैरह की सिम आया करती थी, बहुत सारी चीज़ों की आती है, 50 MB डेटा मिला करता था महीने का। लेकिन ये जो डेटा के साथ गेम हुआ है, उसके साथ जो NCRB की जो रिपोर्ट कहती है कि ये रील्स आने के बाद क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है,
है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। तो ये रील्स जो है, मैं तो भारत सरकार से और ये डिमांड करता हूँ कि कुछ घंटे ही तय होने चाहिए, ताकि ये जो हमारा युवा है ये कहीं ये जो शक्ति है कहीं ये आत्मघाती ना हो जाए। नहीं, लेकिन हर चीज में हम सरकार को नहीं बोल सकते ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी है। विनायक, जल्दी से क्या कहेंगे? मेंटल इलनेस की जैसे आपने बात कही थी, तो मेंटल इलनेस का के लिए मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप रील्स को स्क्रॉल करते हो, हाँ। तो 9 इमोशंस जो होते हैं, हाँ। आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, एक बार में कॉमेडी आई, थोड़ी देर में मोटिवेशनल कुछ आ जाएगा, फिर भक्ति आ जाएगी, आपके माइंड पे पिच हो रहे हैं राइट, कंटिन्यू इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस। तो ये मेंटल स्टेटस जो आपका ये कहाँ जा रहा है? छोटे बच्चे, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पर पड़ता है। हाँ। वो उनको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एल्गोरिदम की बात की थी, इंस्टाग्राम पे जो हम देखते हैं वो ट्रेड में आता है। ठीक है, लेकिन विनायक मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत सी बातें जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते थे वो उम्मीद है कि इस बातचीत के जरिए वहां तक पहुंची होगी। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरुआत में ही कहा था कि बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन अपने साथ साथ बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी लेकर आ रहा है, और वो केवल आपके फैमिली तक सीमित नहीं है, आपकी बॉडी पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, आपके माइंड पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कमाई का एक बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आप अपनों से कट रहे हैं, आपके पास दूसरों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन उतने समय में आप सोशल मीडिया रील जरूर देख सकते हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। लेकिन समझने की कोशिश करिए कि सोशल मीडिया पर जो भौकाल मचा कर रखा हुआ है, ये आपके लिए आगे चलकर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जरूरी ये भी है कि हम सरकार से भी अपील करें कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन फैमिली को भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज पर आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।